तो चलिए आगे चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बनाइजेशंस। तो अर्बनाइजेशंस का नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या था? अर्बन सेंटर्स इन्वॉल्व इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। होता क्या है कि जब कोई एरिया जो अर्बनाइज्ड होना शुरू होता है, it is basically convert from town to city, and then the city is developed into convert into macro city or major cities। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लेबर की आती है। अब लेबर क्या है सबका, इसको हम एक्चुअली डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, मैं आपकी एक शहरी जीवन की एक विशेषता बताता हूँ। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति काम करता है, फॉर एग्जाम्पल जो कस्बे में रहने वाले लोग हैं और वह ऐसी परिस्थितियों में इकट्ठे रहना उनके लिए कई जगह फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ की एक बात करें कि जितनी भी इकॉनमी होती है उसमें सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और उन सभी का जो बेसिकली काम करने का जो तरीका है, और वो सभी जो काम करते हैं अपना, और वो सभी अपनी अपनी चीज़ में परफेक्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उनका एक आपस में एक गिव एंड टेक चलता रहता है। अब वो गिव एंड टेक कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति मूर्तियाँ बनाता है तो उसको पत्थर तो चाहिए, या अगर वो मेटल की मूर्तियाँ बनाता है तो उसको बेसिकली वो मेटल के जो रॉ पार्टिकल्स हैं वो चाहिए। और वो कहाँ से आ रहे हैं? वो एक पीछे से बंदा सप्लाई कर रहा है, अब उसको तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जब वो मूर्ति तैयार हो जाएगी उसको कहाँ बेचना है, ये भी एक जो तरीका उसको भी, तो ये चेन बनी हुई है। तो इसमें जो है रॉ मटेरियल का लेन देन चलता रहता है, और इससे उन्हें क्या होता है, कई बार विलेजेस के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर, कई लोगों के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ता है, जो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बराबर जब तक ये चलता रहेगा तो इस तरीके से नेचुरली उनकी डिपेंडेंसी इनडायरेक्टली तरीके से या डायरेक्टली तरीके से एक दूसरे के ऊपर बनी रहेगी, और ये चीज़ों का आपसी लेन देन भी बनाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। और यही चीज़ है कि इसमें जो मेनली जो चीज़ें मानी जाती हैं वो इसी चीज़ के लिए कि पूरा पूरा जो मेसोपोटामिया का जो एक्चुअली शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, वो टोटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। उसमें दे आर बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद द अदर पीपल्स। Bronze tool maker needs metals, naturally, charcoal, so they depend on the products or services to the other people। अब कोई चारकोल तो कोई और ला के देगा ना भाई, और जो मेटल्स हैं उसका भी रॉ मटेरियल कोई और देगा, उसको बनाएगा कोई और, उसको बेचेगा कोई और। द डिवीजन ऑफ द लेबर इज मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ। देयर मस्ट बी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन द सिटीज़। तो उसमें कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसके लिए वो होनी भी चाहिए, तभी वो काम सारा डेवलप हो सकेगा। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड्स, ये सभी चीज़ें दे आर बेसिकली कम फ्रॉम द मैनी सिटीज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। उनका सभी का आने का स्थान सबसे अलग अलग था। मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई करते थे, उसको बनाता कोई और था, उसको बेचता कोई और था। दे वर डिलीवर द ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज़, एंड दस ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। इन सच सिस्टम सम पीपल कमांड एंड दोज अदर ओबेज। और इसके लिए कुछ जो कमांड करते थे सबको उसके लिए माननी भी पड़ती थी किसी को। एक तरह से ये गिव एंड टेक था। अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड। तो इस सारी चीज़ों के लिए एक सबसे बड़ी जो मानने की बात थी, उन्हें एक रिकॉर्ड रखना पड़ता था, और वो रिकॉर्ड था उनके पास रिटन रिकॉर्ड होना जरूरी है। नेचुरली है, किस चीज़ को किसको क्या भेजा गया, उसने क्या खरीदा, उसके से क्या पैसा आया, वो सारी चीज़ों का एक पूरा लेन देन का जो पूरा था खरीदो फक्त, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड की जाती थी। और मेनली जो है इसी वजह से वहाँ पर जो रिटन स्क्रिप्ट्स को डेवलप किया गया। अब एक्चुअली इस अर्बनाइजेशन का मैं थोड़ा सा वैसे शुरुआत में बताना चाहता था, पर यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा एक अलग ही कंसेप्ट में रखा है। ये सारी चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में डेवलप हुई कैसे। तो इसका भी एक जो पीछे थोड़ा सा इतिहास है कि एक्चुअली जो मेसोपोटामिया को ओल्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने तकरीबन 1840 के सेंचुरी में इसको जो है स्टार्टअप किया, और वहीं पर जो डिस्कवर किया वहाँ पर जो एक्चुअली क्या था, जो उरक और मारी थी जिसकी चर्चा मैं आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में। तो दो शहर थे जिसका कई दशकों तक, मतलब कई सेंचुरीज तक उसका जो काम चलता आ रहा, उसकी खुदाई का। यहाँ पर
एक्चुअल में क्या हुआ क्या कि जब वहाँ पर जो उसकी जो यहाँ पे मैंने बताया कि बाइबल जो बुक है उसके कुछ जो हैं एक ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं जिसको बुक ऑफ जेनेसिस कहा जाता है, और इसमें एक शिमर वर्ड को यूटिलाइज किया गया है, जो शिमार के बारे में उल्लेख किया गया है, ये रेफरेंस दिए गए हैं उसमें। और उस इसका मतलब होता है शिमार का एक्चुअल में द लैंड ऑफ ब्रिक्स, सिटी ऑफ ब्रिक्स, उसको ईंटों का शहर भी हम कह सकते हैं। तो इन ईंटों के शहर को हम सुमेर, इसी वजह से उस वर्ड को सुमेर कहा गया, और जिसकी वजह से जहाँ पे यूरोप जो बेसिकली यूरोपियन लोग थे वो, और जो यूरोपीय आर्चोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको अपनी एक एंसेस्टर्स की भूमि मानने लगे, एक अपनी लैंड मानने लगे, एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की भूमि। और जब इस चीज़ की शुरुआत की गई इसको ढूंढने के लिए, तो इसके कई तरीके के एविडेंसेस को भी साथ में खोजा गया। तो ये सारी चीज़ों का जो एक तरह से मेसोपोटामिया में खोजे जाने वाली जो लोकेशन थी वो टाइम टू टाइम होती रही। ब्रिटिश कई ऐसे जो न्यूज़पेपर थे उनमें कंटिन्यू 1873 तक जो इसके चीज़ों के बारे में उनके लेख आते रहे। जो उसके ब्रिटिश म्यूज़ियम थे वो भी उन्होंने भी कई चीज़ों के खोज करने का इसका बीड़ा पूरा इसके बारे में उठाया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इसमें ना एक कहानी जो बाइबल की ये भी चीज़ में आती है, जिसका एक जो इसकी एक एक्चुअली वहाँ पे ना टैबलेट्स मिली हैं। जितना भी हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट मिला है मेसोपोटामिया में वो सभी टैबलेट्स की फॉर्मेशन में मिला है। मिट्टी की जो एक प्लेटें होती हैं वहाँ पर उसके ऊपर एक क्यूनिफ वे से एक जैसे कील के किसी चीज़ को लिखा जाता है। मैं वो भी आपको आगे बताता हूँ कैसे उसको लिखने का तरीका था, उनकी जो हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट था वो किस तरीके का था, वो सारा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए, उसकी एक जो फ्लड की कहानी है बाइबल की, जहाँ पे इसकी टैबलेट्स की खोज हुई, तो मेसोपोटामिया में भी ऐसी एक खोज जो थी बेसिकली उनको जो मिली, जिसकी उसकी फ्लड की स्टोरी से मेल खाती है। तो उसमें इस ओल्ड टेस्टामेंट्स की कहानियों, हालांकि वो कुछ कई जगह पे उसको सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जो बाइबल की कहानियाँ थी वो इस चीज़ को एक तरह से एविडेंसेस प्रोवाइड करती हैं। वो क्या थी कहानी, उसके ये थी कि बाइबल के अकॉर्डिंग टू, मैं बाइबल के अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ कि पूरी जो धरती थी उसके ऊपर एक तेज बारिश आनी थी और पूरा जल थल होने वाला था। तो वहाँ पे पृथ्वी का जो संपूर्ण जो जीवन था उसको नष्ट करने वाला था। तो तभी वहाँ पर गॉड ने जो था अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वहाँ पे जब वो सारा जलथल करना था तो उससे पहले उस पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसने एक नोहा नाम के एक व्यक्ति को चुना। तो वो जो नोहा था वो उसको जब ऐसा एक फरमान जारी किया गॉड की तरफ से, उसको एक ऐसी भविष्यवाणी की गई और उसमें उसने क्या किया, अपने परिवार से मिलके, उसके साथ सभी जनों के साथ मिलके उसने एक बहुत बड़ी एक जो है एक नौका बनाई। और उस नौका में जो था बेसिकली उसमें जो था सभी जितने बर्ड्स थे, जितनी स्पीशीज़ थे, जितनी जो प्रजातियां थी, वो सभी के एक एक पेयर्स को वहाँ पे उसने रख लिया। और जब ठीक निर्धारित समय के हिसाब से बारिश शुरू हुई, और ऐसी बारिश शुरू हुई वो बंद ही नहीं हुई, और सारी जगह पे जो पूरा जो लैंड एरिया था वो भरना शुरू हो गया, पूरी हर जगह जल थल हो गया। तो बाकी जब सब कुछ नष्ट होने लग गया तो वो नाव उसी पानी में चलने लग गई, और साथ में जो सभी वो जोड़ों को सुरक्षित रखा गया। और ऐसी कुछ कहानी जो थी मेसोपोटामिया की, जो एक ट्रेडिशनल जो लिटरेचर में ये मिलती हैं। इस कहानी का जो बेसिकली मेन करेक्टर था वो जिसुद्रा था, उसको ज्यूसुद्र भी कह देते हैं, या फिर उसको उत्तनापिष्ठम भी कहा जाता है। तो ये चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ एक जो डिटेल में थोड़ी सी एक स्टोरी बताई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सिटीज़ की।